Hello, my dear students. You are welcome to the dynamic classes. Today, I am going to teach you the third poem of 10th class, A Tiger in the Zoo. This poem is written by Leslie Norris. पोइम को शुरू करने से पहले अपने साथ पेन और नोटबुक लेना ना भूलें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आप मिस ना करें। तो चलो शुरू करते हैं आज की पोइम आज के विचार के साथ। एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद भी दूसरा सपना देखने की हौसले को ज़िंदगी कहते हैं। तो ये था आज का विचार। अब हम शुरू करते हैं हमारी आज की पोइम। पोइम को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा लेस्ले नॉरिस के बारे में जान लेते हैं। लेस्ले नॉरिस का जन्म 21 मई 1921 साउथ वेल्स में हुआ था और इनकी मृत्यु 6 अप्रैल 2006 यूएसए में हुई थी, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में हुई थी। इन्होंने बहुत सारी किताबें पब्लिश करवाई थी। फाइंडिंग गोल्ड, द लाउड विंडर, फोनिक्स लिविंग पोइट सीरीज, माउंट पेलिकेट, द गर्ल फ्रॉम कार्डिगन, नॉरिस आर्क, द कलेक्टेड पोइम्स, लेस्ली नॉरिस कलेक्टेड स्टोरीज, होली प्लेस, ए टाइगर इन द जू। ये कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं इसके, और भी बहुत सारे वर्क्स इन्होंने लिखे हैं, लेकिन सबके बारे में हम बात नहीं करेंगे। हम शुरू करते हैं अब हमारी पोइम अ टाइगर इन द जू। ए टाइगर इन द जू जोज लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखी गई इस पोइम में एक जू में रहने वाले टाइगर और एक पिंजरे में बंद टाइगर की पीड़ा और लाचारी को डिस्क्राइब किया है। कवि ने जानवरों की सिचुएशन के बारे में समझाने की कोशिश की है जिन्हें मनुष्य अपने एंटरटेनमेंट के लिए पिंजरे में रखता है। ए टाइगर इन द जू। स्टैंजा 1। He stalks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। पोएट कहता है कि जू में बंद टाइगर अपने चमकीले रंग की त्वचा के नीचे पिंजरे में घूमता रहता है। टाइगर कुछ ही कदम चल पाता है क्योंकि पिंजरा छोटा होता है और उसमें चलना आसान नहीं होता। उसके कदमों की आहट उन्हें सुनाई नहीं देती है। उसके पाँव बहुत मुलायम हैं और मखमल की तरह, जिसके कारण बाघ के कदमों की आवाज़ नहीं आती। बाघ अपने पिंजरे के सीमित क्षेत्र में चुपचाप चलकर अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वह क्रोधित है क्योंकि वह स्वतंत्र नहीं है। अब हम बात करते हैं इस स्टैंजा के अंदर प्रयोग किए गए लिटरेरी डिवाइसेस की। राइमिंग स्कीम। सबसे पहले हम राइमिंग स्कीम की बात करते हैं। इस पोइम के अंदर राइमिंग स्कीम ए बी सी बी का इस स्टैंजा के अंदर प्रयोग किया गया है। ए बी सी बी का इसमें प्रयोग किया गया है। उसके बाद है पर्सोनिफिकेशन। द टाइगर इज पर्सोनिफाइड बिकॉज द पोइट रेफर्स हिम एज ही। यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण के रूप में टाइगर को दिखाया गया है, क्योंकि यहाँ पर पोइट टाइगर को एक जानवर ना बोलकर ही का यहाँ पर उसके लिए प्रयोग करता है, यानी मानव के रूप में ही का प्रयोग वो उसके साथ करता है। इसके बाद है मेटाफर। सेकंड जो लिटरेरी डिवाइस इस स्टैंजा के अंदर यूज किया गया वो है मेटाफर। टाइगर्स पा आर कंपेयर्ड विद वेलवेट पैड्स ऑफ वेलवेट। वेलवेट के साथ जो पंजे हैं इसके टाइगर के, उनको कंपेयर किया गया है, लेकिन लाइक का यहाँ पर प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए इसको हम मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच हम बोलेंगे। इसके बाद एंजेमेंट। सेंटेंस इज कंटिन्यूइंग टू नेक्स्ट लाइन विदाउट पंक्चुएशन मार्क्स। बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के सेंटेंस एक लाइन से दूसरी लाइन में कंटिन्यूअस चलता रहता है, इसी को हम एंजेमेंट बोलते हैं। इमेजरी का भी प्रयोग किया गया है। पोइट ट्राइज टू क्रिएट एन इमेज अबाउट द टाइगर। यहाँ पर पोइट टाइगर के बारे में एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश करता है, जहाँ पर उसकी विविड स्ट्रिप्स को हमारे सामने दिखाया गया है। ही स्टार्क्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। मतलब क्या दिखाया गया है कि वो वहाँ पर चलता है, वहाँ उस पिंजरे के अंदर चलता है, और एक कल्पना हम कर सकते हैं कि पिंजरे के अंदर टाइगर कैसे चल रहा है। तो ये इमेजरी भी इसके अंदर प्रयोग की गई है। कॉन्सोनेंस। यूज ऑफ एस साउंड स्टार्क्स हिज स्ट्रिप्स। एस की कॉन्टिन्यूस जो साउंड आ रही है, ये कॉन्सोनेंस का यहाँ पर भी प्रयोग किया गया है। एसोनेंस का भी इसमें प्रयोग किया गया है। वावल साउंड कॉन्टिन्यूस एक ही लाइन में। इन हिज विविड स्ट्रिप्स। हिज में ई का जो मात्रा है, विविड में ई की मात्रा है, और स्ट्रिप्स में भी ई की मात्रा है, तो आई की साउंड जो है वो बार बार में आ रही है, इसलिए यहाँ पे
एसोनेंस जो फिगर ऑफ स्पीच है उसका ही प्रयोग किया गया है। ऑक्सीमोरन जो फिगर ऑफ स्पीच है उसका भी इसमें प्रयोग किया गया है। यूज ऑफ एडजेक्टिव अपोजिट्स इन मीनिंग, क्वाइट रेज, क्वाइट और रेज, क्वाइट का मीनिंग होता है शांत, रेज का मीनिंग होता है गुस्सा, और एक साथ दो वर्ड जब ऐसे प्रयोग किए जाते हैं जो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं उसको हम ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेंजा की। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। सेकंड, हाँ वह अपने शिकार को पकड़कर खा सकता है लेकिन पिंजरे में बंद टाइगर ऐसा नहीं कर सकता है। अब हम सेकंड स्टेंजा के अंदर प्रयोग किए गए जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं उनको देख लेते हैं। राइमिंग स्कीम अब भी वही है, ए बी सी बी। पहले स्टेंजा में जो ए बी सी बी का प्रयोग किया गया था राइमिंग स्कीम का, वही यहाँ पर भी प्रयोग की गई है। एंजाइमेंट इसमें भी कंटिन्यूस ऐसे ही चलते हैं, जैसे एक लाइन को दूसरे लाइन में जब कंटिन्यूस चलाते हैं उसमें कोई पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग पोइट नहीं करता है तो उसको हम एंजाइमेंट ही बोलते हैं। इसमें भी ऐसा ही चलता है। उसके बाद एलिटेशन का इसमें यूज किया गया है। एलिटेशन अनुप्रास अलंकार का यूज किया गया है। यूज ऑफ साउंड पी एट द स्टार्ट ऑफ टू वर्ड्स, प्लम्प पास, प्लम्प और पास, पी पी की आवाज़ इसमें प की आवाज़ आती है तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, यानी एलिटेशन का प्रयोग किया गया है। इमेजरी का प्रयोग इसमें भी किया गया। सेकंड स्टैंडिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, बेरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लाज, टेरराइजिंग द विलेज। तो थर्ड स्टेंजा के अंदर पोइट कहता है यदि टाइगर फरी होता, अगर आज़ाद होता, वहाँ पर रहने वाले लोगों को डराता, वहाँ गरीब जो गांव के रहने वाले जो लोग हैं, विलेजर्स हैं, उनमें अपना डर पैदा करता। थर्ड स्टेंजा के अंदर भी लिटरेरी डिवाइसेस का प्रयोग किया गया है। लिटरेरी डिवाइसेस में राइमिंग स्कीम अब भी वही है, ए बी सी बी। उसके बाद एंजाइमेंट भी कंटिन्यूस ऐसे ही चलता रहता है। एक इसमें नई चीज़ जो आती है वो आती है ओनोमेटोपोइया, यूजिंग वर्ड्स विच डि नॉट साउंड स्नैरलिंग, मतलब गुर्राने की आवाज़ है या फिर मिनमिनाने की आवाज़ है या फिर ऐसी जो आवाज़ हैं जिसमें मतलब किसी जानवर की आवाज़ को दिखाया जाता है उसको हम ओनोमेटोपोइया बोलते हैं। फिगर ऑफ स्पीच ये भी होता है। इसमें एसोनेंस का प्रयोग किया गया है। एसोनेंस में वोवल साउंड कॉन्टिन्यूस बार बार आती है तो ओ और आई का प्रयोग। शुड अराउंड हाउसेज, शुड में ऊ की मात्रा, अराउंड में ऊ की मात्रा, हाउसेज में ऊ की मात्रा, तो ओ की मात्रा तीनों में आई हुई है तो इसको हम एसोनेंस बोलते हैं। और साथ में बेरिंग हिज वाइट हिज, तो बेरिंग में ई की मात्रा, हिज की ई की मात्रा, वाइट में ही ई की मात्रा, हिज की ई की मात्रा, ये सारी की सारी एसोनेंस को ही यहाँ पर भी दिखाती हैं। कॉन्सोनेंस का भी इसमें प्रयोग किया गया है। यूज ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ एस, एस का बार बार में प्रयोग। हिज फैंग्स हिज क्लाज, तो यहाँ पर हिज का प्रयोग किया गया है स्टेंजा की। But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors। तो ये था फोर्थ स्टेंजा। इसमें पोइट क्या कहना चाहता है? पोइट उस टाइगर की हकीकत पर आता है जो पिंजरे के अंदर है। उसका कहना है कि टाइगर एक मजबूत पिंजरे में बंद है जो मजबूत कंक्रीट दीवार से बना हुआ है। पोएट कहता है कि जैसे टाइगर एक केज के पीछे है वैसे ही उसकी क्रूरता भी सलाखों के पीछे है। वह सिर्फ पिंजरे में डगमगाता है, इधर उधर चलता है, लेकिन वह विजिटर्स को परेशान नहीं कर सकता है, उनको आतंकित नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी शक्ति बिहाइंड बार्स है। उसकी शक्ति उसके पिंजरे में कंट्रोल्ड है, कंट्रोल में उसकी शक्ति को किया गया है। वह कभी भी विजिटर्स को आतंकित इसमें करने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता है, वह किसी पर भी हमला नहीं कर सकता है क्योंकि वो पिंजरे के अंदर बंद है। फोर्थ स्टेंजा में जो लिटरेरी डिवाइसेस प्रयोग किए गए हैं, सबसे पहले राइमिंग स्कीम वही है, अब भी राइमिंग स्कीम ए बी सी बी। पर्सोनिफिकेशन इसमें प्रयोग किया गया था। टाइगर इज पर्सोनिफाइड बिकॉज द पोइट रेफर्स हिम एज ही। इस स्टेंजा के अंदर भी ही का प्रयोग टाइगर के लिए किया गया है, तो ये पर्सोनिफिकेशन है, यानी किसी भी अमानवीय चीज़ को मानव के रूप में दिखाना पर्सोनिफिकेशन होता है, मानवीकरण होता है, तो यहाँ पर भी मानवीकरण का प्रयोग किया गया है। एसोनेंस का प्रयोग भी इसमें किया गया है। यूज ऑफ वावल साउंड ई, ही लॉक्ड कंक्रीट सेल, तो ई की साउंड हर वर्ड्स में यहाँ पर आपको मिल रही है, तो ये एसोनेंस का प्रयोग इसमें किया गया है। कॉन्सोनेंस का प्रयोग भी इसमें लगातार किया जा रहा है।
जैसे वर्ड्स हैं हिज स्ट्रेंथ बार्स, हिज स्ट्रेंथ बार्स, स की साउंड बार बार में आ रही है, तो यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट्स की साउंड यहाँ पर आपको मिल रही है, कॉन्सोनेंट फिगर ऑफ स्पीच आपको मिल रहा है। एलिटेशन का प्रयोग भी इसमें किया गया है, बार बार में जो वर्ड्स हैं यहाँ पर ऐसे यूज किए जा रहे हैं जिनके साथ एक ही लेटर की साउंड बार बार में आपको मिल रही है, जैसे बिहाइंड बार्स, ब बिहाइंड बार्स, ब की साउंड इसमें आ रही है इन वर्ड्स में, तो ये एलिटेशन है, अनुप्रास अलंकार इसमें प्रयोग किया गया है। अब हम बात करते हैं स्टैंजा नंबर 5 की। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his bright eyes at the brilliant stars. फिफ्थ स्टेंजा में पोएट के आँखों से चमकते हुए सितारों को देखता रहता है। कवि कहता है कि टाइगर बहुत उदास है और पिंजरे में कैद है, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए वह रात में सितारों को देखता है और अपने विचारों को उनकी ओर मोड़ने की कोशिश करता रहता है। अब हम बात करते हैं 5वें स्टैंजा में प्रयोग किए गए लिटरेरी डिवाइसेस की। राइमिंग स्कीम अब भी वही है, ए बी सी बी, हर एक स्टैंजा में आपने देखा ए बी सी बी राइमिंग स्कीम का ही प्रयोग किया गया है। उसके बाद एंजॉयमेंट भी लगभग हर एक स्टैंजा में ऐसे ही कॉन्टिन्यूस चलता रहता है, जहाँ पे एक लाइन के बाद दूसरी लाइन बिना किसी कॉमा नोटेड कॉमाज के चलती रहती है, उसको हम एंजॉयमेंट बोलते हैं। एलिटेशन का भी इसमें प्रयोग किया गया है, जैसे ही हियर्स में ह की साउंड बार बार में आ रही, एलिटेशन यानी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। एसोनेंस का भी इसमें प्रयोग किया गया है, आई साउंड बार बार में आ रही है, विद हिज ब्रिलियंट आईज, तो यहाँ पर आई की आवाज़ है वो बार बार में आ रही है, तो एसोनेंस का भी इसमें प्रयोग किया गया है। तो ये थी आज की पोइम ए टाइगर इन द जू। अच्छे से समझने के लिए एक बार और वीडियो को ज़रूर देखें। अगर कहीं पर कमी रहती है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे आप पूछ सकते हैं समझने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नई वीडियो अगर आती है तो उससे आप वंचित ना रहें। आज के लिए इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।